उपासना, अभी उत्तराखंड सरकार एक कानून लेकर आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है। ये बताइए उपासना कि आप जेंडर इक्वालिटी से क्या समझती हैं? भारतीय सिनेमा को अभी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? मैं मैम, प्लीज़ कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। उपासना, जी आप सर। कंफर्टेबल हैं? जी अच्छा, अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। सर, मेरा नाम उपासना सिंह है। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने ही क्षेत्र से कंप्लीट की है तथा अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज से कंप्लीट की है। अच्छा, और ये बताइए उपासना कि आपने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, इसके बाद से क्या कर रही हैं आप? सर, मैंने उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की थी। अच्छा, और अभी ये चल रही है। ठीक है। तो आपने तो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आपको नहीं लगता कि अब ये तैयारी में आपने काफ़ी समय लगा दिया है और अब साथ में शायद आपको कोई प्लान बी भी रखना चाहिए? सर, प्लान बी के लिए मैंने अभी हाल ही में 2023 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा, और ये किस विषय में कंप्लीट किया? मैंने हिंदी में किया है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि सिविल सेवा में आने के पीछे क्या 2-3 मुख्य कारण हैं आपके? सर, मुझे जो सिविल सेवा के माध्यम से मैं अलग अलग विभागों में काम कर सकती हूँ और जो मेरी योग्यताएं हैं मैं उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सर। आपको नहीं लगता कि ये किसी भी जॉब के लिए लागू होता है, ये जो आपने दोनों कारण बताए हैं? क्योंकि अलग अलग विभागों में तो मतलब ऑप्शंस होता है, इवन कॉर्पोरेट्स वगैरह में या इवन बैंक में लोग काम करते हैं तो उनको अलग अलग चीज़ों का अनुभव दिया जाता है। जी सर, इसमें एक जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग की जो है वो इसमें मुझे लगता है कि ये सब मिलेगा, तो वहाँ पे इस सिविल सेवा की वजह से। ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी रुचि में टीचिंग रुचि है ना? तो ये बताइए कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें क्या फॉर्मूला दिया गया है? सर, जो पहले 10+2 का फॉर्मूला था अब उसको 5+3+3+4 का फॉर्मूला कर दिया। अच्छा, बताएंगे इसमें ये जो 3 साल बढ़ाए गए हैं ये कौन से 3 साल बढ़ाए हैं? सर, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और ये किस वजह से महत्वपूर्ण है? सर, जो हमारी प्री प्राइमरी जैसे बच्चों के लिए है कि उनकी जो गुणात्मक शिक्षा है, रचनात्मक है, उनको डेवलप किया जा सके। अच्छा, तो ये साल क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब ऐसी भी कोई बात है कि इसमें ज़्यादा लर्निंग का पोटेंशियल होता है? सर, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लर्निंग का कैपेसिटी। दूसरा रीज़न सर ये है कि जैसे हम एक खेल के माध्यम से बच्चों को जो एक शिक्षा का माहौल बना सकते हैं, तो इस वजह से सर ये। अच्छा, उपासना, अभी उत्तराखंड सरकार एक कानून लेकर आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जी सर। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे DPSP में है, आर्टिकल 44 में। ठीक है सर, इसके अंदर जो सभी धर्म समुदाय के लोग हैं उनके जो सिविल मैटर है जैसे कि विवाह, तलाक, संपत्ति, इन सारे अधिकारों को एक समान करने के लिए कानून लागू किया। अच्छा, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट भी है जिसमें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, तो आपको नहीं लगता कि ये आपस में विरोधाभासी है कि आर्टिकल 44 में हम कह रहे हैं कि भाई सभी के लिए समान होना चाहिए और आर्टिकल 25 में हम कह रहे हैं कि सभी को अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने धर्म को मानने की? सर, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जो सर यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उसमें कुछ मामलों में जैसे कि तलाक के मामले में जैसे हो सकता है ना, जैसे धर्म की स्वतंत्रता अगर है तो धर्म के अनुसार आचरण करने की भी तो स्वतंत्रता उसमें निहित है। जी सर। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं, आप ये चीज़ जो होगी ये आपके धर्म के आधार पे नहीं होगी और यहाँ आपको एक जो कॉमन लॉ है वो मानना पड़ेगा या यूनिफॉर्म लॉ मानना पड़ेगा? सर, एक जो मैं अभी रीज़न सोच पा रही हूँ अभी ये महिलाओं के विकास के लिए कि जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जा सके, इसके लिए सर। ठीक है, अभी के लिए आखिरी सवाल मेरा ये है उपासना कि इसी में एक लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है और लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर करने की बात कही गई है इस कानून में। आपके हिसाब से ये कितना तर्कसंगत है? सर,
जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप एक प्राइवेसी का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी राइट टू प्राइवेसी का आया था, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन जो रजिस्टर के मामले में है, इसके लिए जो सरकार ने विचार करके जो बनाया है वो एक कि जिससे महिलाओं के भी अधिकार थोड़े सुरक्षित रहे और उनको भी समान दर्जा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। उपासना, जी सर। ये बताइए उपासना कि आप जेंडर इक्वालिटी से क्या समझती हैं? मैम, जो जेंडर इक्वालिटी है उसमें ये है कि जो पुरुष और महिला है, ट्रांसजेंडर, सभी के लिए जो है सामाजिक आर्थिक सभी तरीके से विकास हो, सभी को इक्वालिटी मिली। इक्वालिटी कैसे? मैम, उनको समान वेतन मिले, उनको समान अधिकार मिले, ये सब अपॉर्चुनिटीज मिले। जी। ठीक है, ये बताइए कि कौन कौन से सरकार ने अहम कदम उठाए हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए? कुछ आप ठोस एग्जांपल्स के थ्रू बता सकती हैं? जेंडर इक्वालिटी के लिए मैम अभी योजनाएं लागू की गई हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नमो ड्रोन योजना, और एक मैम क्या है ये नमो ड्रोन योजना? इसमें मैम जो खेती करती हैं महिलाएं, उनके लिए ड्रोन के माध्यम से अपनी खेती को तो ये जेंडर इक्वालिटी कैसे लेके आएगा? मैम, उनको जो खेती के अधिकार है वो किसी पे भरोसे पे ना रहकर वो अपनी तरीके से सुचारू रूप से चला सके। और दूसरा मैम लखपति दीदी योजना, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक विकास की बात की गई है। ठीक है, ये बताइए कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा पतंजलि से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है ना, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी रुख अपनाई है ना। तो इस डेवलपमेंट को अपने ध्यान में रखते हुए है ना, क्या था ये, पहले कंट्रोवर्सी क्या थी ये बताइए। मैम, मुझे पतंजलि क्यों न्यूज़ में था अभी? मैम, उनकी जो जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है कि उन दवाइयों को लेकर था कि उसमें जो थोड़ी मिलावट की जो बात आ रही थी, इतना मुझे ध्यान आ रहा है मैम। अच्छा, चलिए, आपको ये डेवलपमेंट नहीं पता। आयुष क्या है? आयुष मैम आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड है कि क्या है आयुष का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी मैम, आपको ध्यान नहीं है। अच्छा, ये बताइए ग्रीन सेस क्या होता है? ग्रीन सेस मैम एक कर पर कर लगाने की विधि है ये, कि सेस एक पर्टिकुलर जो हम डेवलप करना चाहते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, ये कर पर एक कर लगाने क्या है। और ग्रीन सेस का मतलब हुआ कि जिस पे हम पर्यावरण को बढ़ावा दे सके, पर्यावरण की सुरक्षा कर सके, इसकी वजह से ग्रीन सेस लगाने की। तो उत्तराखंड में ग्रीन सेस लगता है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। किस पे लगाया जाता है, अगर नहीं लगता भी है तो? मैम, एक पर्टिकुलर आय है उसके ऊपर लगाया जाता है। श्योर हैं आप? मैम, CSR क्या होता है? केंद्रीय सार्वजनिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है? जो कंपनियां हैं उनका 2% जो कारोबार का निवेश है कि वो एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दिया जाए। बताया आपने कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में कर रही हैं, तो मुझे कुछ पंक्तियां बताइए जो महिलाओं के उत्थान पर हो। मैम, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति है, जो जिनकी पंक्तियां हैं कि कन्या में तुझको तेरा तर्पण, करकर्ता में तेरा तर्पण। ऐसा अभी यही याद आ रहा है। आगे ध्यान नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सर। उपासना जी सर। उपासना, आप ऊधम सिंह नगर से आते हैं जी। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले एक दशक में लगभग ऊधम सिंह नगर में जननांकीय दशा में काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। जी। साथ ही उस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जैसा कि ऊधम सिंह नगर लीस्ट लिटरेट एरिया है, ठीक है, उत्तराखंड। तो क्या आप बता सकते हैं क्या कारण है जो जननांकीय परिवर्तन तेज़ी से हुए हैं इस क्षेत्र में? सर, कुछ मैं एक दो कारण जो सोच पा रही हूँ। ऊधम सिंह नगर में जो सर क्वालिटी है एजुकेशन की, वो थोड़ी अभी कम है। सर, जो प्रशिक्षण की कमी जो एक मुख्य कारण सामने आया सर, वो ही अभी मैं यही सब। क्वालिटी अगर हम देखें तो लगभग भारत में एक ही जैसी शिक्षा नीति लागू होती है,
क्वालिटी में अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्वालिटी में या गुणवत्ता में जो मानक आप मानते हैं कि नहीं है, वो क्या आप बता सकते हैं किस कारण से, किस प्रकार के मानक नहीं फॉलो हो रहे हैं? एक सर डिजिटल एजुकेशन जो कि स्मार्ट क्लासेस अभी शुरू की गई है, तो उसको लेकर जो अभी बहुत सारे विद्यालयों में अभी वो शुरू नहीं किया गया है। हालांकि वो एजुकेशन स्मार्ट क्लास बन गई है, तो अभी ये एक सर जो बुनियादी अवसंरचना है उसको लेकर, जिसमें शौचालयों की कमी है सर, बस अभी मुझे। अच्छा ठीक है। आपकी हॉबी है मूवीज़ देखना, किस तरीके की मूवीज़ देखते हैं आप? सर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सर, कुछ और सर कुछ एंटरटेनमेंट ऐसी जिसमें आपको कुछ लर्निंग हो। जी सर। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि भारतीय सिनेमा को अभी मुख्य चुनौतियां क्या हैं और किस प्रकार के परिवर्तन आप भारतीय सिनेमा में देखना चाहते हैं? सर जो पहला रीज़न है भारतीय सिनेमा में जो चुनौतियां हैं, वो सर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो कि अभी मूवीज़ भी बन रही हैं, तो अभी उसमें अभी वर्क करने की आवश्यकता है। ओके। और दूसरा सर, अभी जो ऑस्कर अवार्ड शुरू हुए हैं, जैसे अभी एलिफेंट विस्पर्स को मिला है, तो सर अभी हम उस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। आप किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहें? सर भारतीय सिनेमा में जो मेरा परिवर्तन सर ऐसी कि थोड़ी टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो, जिससे बच्चों को लर्निंग में भी फ़ायदा हो, और थोड़ा सर समाज को लेके कि समाज की और जागरूकता हो, इसको लेके सर मैं परिवर्तन करना चाहूँगी। अच्छा, उत्तराखंड का जो स्थानीय सिनेमा है और कल्चर है, वो कैसे इस दिशा में कंट्रीब्यूट कर सकता है? सर अभी उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उसमें सर एक नई फिल्म नीति लागू की गई थी, जिसमें कुछ जो कि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का अगर वहाँ पे बनाई जाती है तो वहाँ पे सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और सर अभी बस। अच्छा ठीक है। उद्योगिनी योजना क्या है? सॉरी सर, अभी मेरे फोन नहीं कर पा रही हूँ। ओके। उद्यम शक्ति पोर्टल? उद्यम शक्ति दोनों ही महिला वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है। सर उद्यम शक्ति पोर्टल, इसमें कि जो स्वयं सहायता समूह है उसको डेवलप करने के लिए, कि जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो। ओके। कोई स्पेसिफिक बात आप इसकी बता सकते हैं जो अन्य स्कीमों से इसको अलग करते हैं? सर इसमें सब्सिडी का प्रावधान भी है कि 1 लाख रुपए तक के जो अगर स्वयं सहायता समूह में जो महिला कार्य करने वाली है तो उनको 50% का जो सब्सिडी का प्रावधान है। अच्छा ठीक है। लास्ट सवाल है मेरा, बालिका पंचायत सुना है उत्तराखंड में कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है? सॉरी सर। चलो थैंक यू। उपासना, अभी चुनाव हो रहे हैं, जी ठीक है, कितने फेजेस में हो रहे हैं, कितने चरणों में हो रहे हैं? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं पता। ठीक है, कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं? सर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं कुल? सर 550, अभी 543 है ना, 550 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई। अच्छा, ऐसा क्यों है कि 550 लिखी है लेकिन हमने सिर्फ 543 रखी हैं अभी? सर जो वहाँ पे परिसीमन किया हुआ है वो 2001 के अकॉर्डिंग जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये जो 543 सीट्स का परिसीमन है, ये 2001 की सेंसस के हिसाब से है? जी सर। या 1971 के सेंसस के हिसाब से? सर 2001 के आधार पर। श्योर हैं आप? सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है यही। अच्छा, फिर ये बताइए कि अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, इससे क्या होने वाला है? सर इससे जो 2026 में परिसीमन पुनः आएगा तो उसमें महिलाओं की ऐसा संख्या बोला गया कि 2026 में हम करेंगे, जी सर, डिलिमिटेशन करेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, और इसके लिए कोई मतलब प्री कंडीशन भी है कि सेंसस हो जाना चाहिए तब तक? जी सर, पहले सेंसस हो जाना चाहिए। अच्छा, उसी के बाद परिसीमन। फिर कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा और कहाँ दिया जाएगा? सर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है, और उसमें महिलाओं की जो संख्या है उसमें वृद्धि की बात है कि उसमें वृद्धि हो पाएगी। आपको क्या लगता है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है या उनको समानता देने की ज़रूरत है? सर अभी मतलब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या इक्वालिटी?
सर अभी जो हमारा अभी महिलाओं को लेकर है कि महिलाओं को अभी शुरुआत जैसे अभी हो रही है, तो वो आरक्षण के माध्यम से समानता के स्तर पर लाया जा सकता है। और कोटा विद इन कोटा की बात भी होती है। खैर इसमें जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन एक लगातार एक सेक्शन है जिसने इसको अपोज किया और उनका तर्क ये था कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, यानी कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है इसमें जो वीकर सेक्शन से महिलाएं आ रही हैं उनके लिए कोटा होना चाहिए। आपका क्या मानना है कि एक जनरल कोटा ठीक है या वीकर सेक्शन के लिए अलग से कोटा विद इन कोटा होना चाहिए था? सर अभी जो नियम है वो जनरल कोटा के उससे ही है, तो सर अभी इसमें हाँ ये हो सकता है कि चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जनरल कोटा के अकॉर्डिंग सर सभी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो अभी ये पहले 15 साल के लिए शुरुआत की गई है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद परिवर्तन किया जा सकता है। ये बताइए कि अभी भारत और मालदीव्स के बीच में बहुत तनाव रहा, क्या मूल वजह है इसकी? सर मालदीव में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो उसकी वजह से एक जो मालदीव की अभी जो नई सरकार आई है वो चीन के प्रति अधिक जो सामने आ रहा है, तो इस वजह से ये कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? सर मोहम्मद मोइजू। अच्छी बात है। ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति है वो चुनाव में नोटा दबाता है और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि सोचता है कि मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्यों जाऊं, और वोट नहीं डालता है, तो क्या कोई प्रैक्टिकल लेवल पे इसमें से कोई फ़र्क पड़ता है कि किसी ने जाके नोटा दबाया एक व्यक्ति ने और दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता हूं तो मैं वहाँ जाऊँगा भी नहीं? सर इसके दोनों के जो वोट नहीं दे रहा है व्यक्ति, सर उसको अभी मतलब जागरूक करने की भी आवश्यकता है कि वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। अगर लेकिन ठीक है चलिए आपने जागरूक कर दिया और वो जाके मेहनत करके वो वहाँ गए और उन्होंने नोटा दबा दिया, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सर नोटा एक व्यक्ति जो नोटा दबा रहा है सर उसके अकॉर्डिंग कि उनको कोई भी पार्टी पसंद नहीं है कि उसके क्षेत्र में और काम किया जाए कि जो, तो ये भी मतलब जब तक नोटा की कोई ऐसी हम उसको सशक्त नहीं बनाते हैं कि अगर नोटा में सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे तो वहाँ शायद री इलेक्शन होगा या जो कैंडिडेट हैं उनको हम डीबार कर देंगे कि अगली बार ये कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर नोटा की क्या वैल्यू है? फिर तो घर में बैठ के आप वोट मत डालिए, एक ही बात है। सर नोटा की अपनी वैल्यूज़ तो है कि जो मतलब आप पूरे लाइन में खड़े होंगे, आप घंटों लगे रहेंगे, परेशान होंगे और इसके बाद आप नोटा में बटन दबाएंगे, इससे कोई फ़ायदा है? सर इससे फ़ायदा तो है कि जिससे एक बाद में जब चुनावी प्रक्रिया के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उस पर जैसे नोटा के अगर ज़्यादा वोट मिले तो उसके क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है कि जहाँ पे समाज कहाँ तो समस्याएं जो देख रहा है कि वो कहाँ पे है, तो उसके क्षेत्र में काम किया जा सकता है। ठीक है उपासना, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है। थैंक यू सर। बैठिए। उपासना, ये आपका पहला प्रयास होगा उत्तराखंड पीसीएस में इंटरव्यू का? अच्छा, मॉक इंटरव्यूज वगैरह और दिए हैं आपने? जी सर, उत्तराखंड में दिए हैं। उत्तराखंड में दिए। आज का कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? सर थोड़ा आवाज़ में थोड़ा कंपन मुझे लगा अभी जो महसूस हुआ। और ओवरऑल आपको लगा कि आपने ढंग से हैंडल किया? सर कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे थोड़ा। ठीक है। आपका इंटरव्यू की डेट आ गई है? नहीं सर अभी नहीं आई। ठीक है, तो मतलब आपके पास समय भी है। तो देखिए उपासना, ये बड़ी उपलब्धि है कि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो अब आपको नर्वसनेस नहीं रखनी है, कॉन्फिडेंट फील करना है, ठीक है? लेकिन कॉन्फिडेंट फील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी भी उस लेवल की रखें, ठीक है? तो हम लोगों को ये लगा कि आप अच्छी कैंडिडेट हैं, लेकिन थोड़ा सा तैयारी के मामले में अभी कुछ एरियाज शायद आपके छूट रहे हैं, उसको आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। खासतौर से उत्तराखंड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, जो करंट में इश्यूज़ वगैरह हैं, और उस पर ना वैसे सोचिए कि क्या सवाल मेरे से पूछा जा सकता है और उसके क्या बिंदुवार आंसर मुझे देने हैं, ठीक है? तो हर टॉपिक पे 2-2, 3-3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा आंसर्स को ऑर्गेनाइज करने की भी कोशिश करिए कि आप जब बोल रहे हैं ना तो आपको प्रॉम्प्ट भी करना पड़ता है, और आप बहुत मतलब ना थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से समझिए कि इंटेंशन क्या है, मंशा क्या है उस सवाल को पूछने की,
और उसके अनुसार आंसर दीजिए, ठीक है। और कहीं भी रॉन्ग डेटा नहीं प्रेजेंट करना है। अगर आपके पास सवाल पूछा रहता है और फैक्चुअल नेचर का सवाल है जिसमें आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमेशा माफ़ी मांग लीजिए कि माफ़ कीजिए सर, मुझे अभी याद नहीं है, या मैं इसको देख लूँगी। इस तरीके से आप आराम से उससे बच सकते हैं फैक्चुअल में। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ तो आंसर देना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ आपका तर्क इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग से सोच कर कि भाई इस चीज़ में क्या बेहतर विकल्प रहेगा, उस तरीके से आप आंसर दीजिए। लॉजिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन सच क्वेश्चंस। और जैसे कि मैम ने भी आपसे कुछ चीज़ें पूछी जेंडर इक्वालिटी पे, CSR पे, तो जहाँ आपको नहीं आता है ना तो गलत मत बताइए एकदम। अगर नहीं आ पा रहा है या आप उसको नहीं पता है, फैक्चुअल है, तो एकदम माफ़ी मांगिए उसमें, ठीक है। कहीं आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा पता है और मैं अंदाज़ा लगाना चाहती हूँ, तो अनुमति लेकर, ठीक है, अपने आप नहीं। और इसके अलावा कोशिश करिए कि इंटेंशन समझिए। तो जब नोटा, और मैंने आपसे पूछा कि नोटा या वोट नहीं देना में क्या है, मतलब एक ही तो बात है, तो आप ये तो समझ रहे हैं कि मतलब इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही बात है ना, लेकिन उस पर थोड़ा लॉजिक भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर वोटर को, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है एज वोटर। आपको बोलना चाहिए कि सर वहाँ तक जाएं और मतलब अपने वोट का प्रयोग करें, चाहे फिर हम किसी कैंडिडेट को दे रहे हैं या नोटा को दे रहे हैं। और इसका क्या अल्टीमेट रिजल्ट हो रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ जाना, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं। कुछ इस तरीके के आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को भी सोचिए। ऐसा नहीं है कि हर आंसर हमारा बहुत ही शानदार होना चाहिए, ऐसा नहीं है, नॉर्मल आंसर्स ही होने चाहिए, लेकिन लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ लॉजिक उसमें दीजिए। तो मेरे ख्याल से हम लोगों की सलाह आपको यही रहेगी कि अभी आपके पास समय है, अच्छे से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस से आंसर करिए, जो आता है एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिए, नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांगिए उससे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर कॉन्फिडेंटली फेस करिए, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो उपासना आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है आपका? मैं ड्रेस को लेके, ड्रेस तो साड़ी तो अच्छी लग रही है, ठीक। मैम एक क्वेश्चन जैसे इंट्रो में है कि इंट्रो में हॉबीज़ इंट्रो में ही बता दी जाए, या फिर क्योंकि वहाँ पे अभी हॉबीज़ का ऐसा कुछ है नहीं, और इंट्रोडक्शन वहाँ पे नाम और जगह का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो नाम और जगह का नाम बिना बताए हुए भी आप अपनी रुचि रख सकती हैं, क्योंकि आपको बोर्ड को देने होंगे आयाम कि जिससे वो आपसे सवाल पूछें, है ना, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। तो ये तो मुझे लगता है सर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो मेरे ख्याल से उपासना इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ आपको बोला जाएगा कि आप अपना नाम और पता बताए बिना, ठीक है, या अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना आप अपना परिचय दीजिए। तो उसमें आप अपनी थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, ठीक है। आप अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं, जैसे आप पीजी का अगर बताना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से बताना ठीक रहेगा, वो आपके गैप को थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी अभिरुचियाँ भी बता दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर उसको तैयार भी रखिए, ऐसा नहीं कि फिर उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ आपका मतलब पासिंग इंटरेस्ट है, ये नहीं। फिर उसको थोड़ा ढंग से तैयार करिए कि अगर उस पर सवाल पूछा जाए तो आप थोड़ा रिफाइंड आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वहीं आपको बता देना, नाम और पता बताने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, लेकिन बाकी आप चीज़ें बताएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास, तो वो हमेशा बेहतर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।